Yeah, so good morning, everyone. So, am I audible to you all? Good morning. Yeah, good morning, Varun. Good morning, Sheetal. Good morning, everyone. Good morning, Manoj. Am I audible to you all? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चे? All right, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं. Good morning, Bhavya. Good morning, Daniel. Good morning, Varun. All right. So we specifically had an issue today. आज हमें इशू था. वो इशू ये था that we arranged this seminar for people on a working day. Many of you come here from the, let us say, your services. आप अपना स्कूल से अटेंड कर रहे हैं, कोई कहीं से अटेंड कर रहा है. So I am Shubham Agarwal, the chief mentor of Vidyapeeth IAS Academy. सबसे पहले a warm welcome to you all on the behalf of Vidyapeeth IAS. And आज का हमारा पर्पस क्या है? See, we've had thousands of messages inbox. हमारे पास बहुत सारी queries आई हैं because ये अभी admission का time है और next year और उससे next year जो लोग prepare करना चाह रहे हैं civil services के लिए, those people have been trying to reach us and they do not know what is IAS. They do not know the ABCD of IAS. कि उनको IAS कैसे करना है, क्या करना है. Good afternoon. I beg your pardon, 12 बज चुके हैं. So good afternoon, everyone. So those people who do not know the nuances of what is IAS, जिनको ये भी नहीं पता है कि IAS होता क्या है, because some people call me and say कि सर हमें IPS की तैयारी करनी है, IAS की तैयारी नहीं करनी है. So they do not know कि एग्जाम एक ही है, एक ही संस्था उस एग्जाम को कंडक्ट करती है और जब वो संस्था उस एग्जाम को कंडक्ट करती है on the basis of your choices, your preferences, on the basis of your ranks, you are allocated a particular service. आप लोगों को एक particular service उस basis पर allocate होती है. तो कुछ सवालों के आज मैं आपके जवाब दूंगा, जैसे कि what is IAS, IAS होता क्या है, फिर उसके बाद why IAS, IAS करना क्यों चाहिए, why should you become an IAS officer. Obviously it is considered to be the most prestigious exam in India. I would not say the most toughest exam. स्मार्ट वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, बट यस वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज इन इंडिया. और दूसरी चीज, देन हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. आपको एक आईएएस बनने के लिए क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े ही सिंपल फंडास है, बड़े ही सिंपल फॉर्मूलाज है. प्लस देन आई विल बी डिस्कसिंग द पैटर्न ऑफ सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्विसेज में क्या स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज, एसेज, ऑप्शनल्स, एवरीथिंग. ये सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. ये सब डिस्कशन के बाद आई वुड फाइनली कम टू अ कंक्लूजन. कैसे पढ़ना है आपको, हाउ डू यू हैव टू स्टडी एंड हाउ यू डू नॉट हैव टू स्टडी. सो या मैसेजेस आर स्टिल पोरिंग ऑन. सर आप प्लीज हमें लिंक दे दीजिएगा. यस, यू विल गेट द लिंक, डू नॉट वरी. आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मीटिंग रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाएगी, डू नॉट वरी. लेकिन लाइव इंटरेक्शन का ये मजा है दैट यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको रूबरू देखते हैं. दूसरी चीज, यू कैन गिव योर ओन इनसाइट्स. आप किसी भी टाइम मुझे इंटरप्ट करके कोई भी सवाल या जवाब पूछ सकते हैं. ऑल द पीपल सिटिंग ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन. तो आप सब लोग मुझसे, राइट मोहित, आप सब लोग मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कहीं भी आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं. दैट इज नॉट एन इशू. नो हार्ड एंड फास्ट एनी रूल. सो Vidyapeeth IAS Academy presents to you everything about civil services. Civil services. So what is civil services? See, civil मतलब the citizens, civil मतलब आप लोग, and services मतलब सेवा. So the main purpose of an IAS officer, see it is only a job. ये काम सरकारी नौकरी है, प्लीज इस चीज का ध्यान में रखें. आप खुदा नहीं हो जाएंगे जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन आप खुदा से कम भी नहीं होंगे जब आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे. तो सिविल सर्विसेज मींस जनता की सेवा. आपको इसी पर्पस के लिए बुलाया गया है, आपको इसी पर्पस के लिए हायर किया जाएगा. आप हायर कैसे होंगे, हु विल हायर यू फॉर द सिविल सर्विसेज. एक सेकंड, बहुत ठंड लग रही है मुझे क्योंकि आज मौसम बहुत आशिकाना है.
So let me just tone down my air conditioner. So civil services मतलब जनता की सेवा. You have to serve the people of India. जनता कहाँ की? इंडिया की. So you will be serving the people of India. सबसे पहली चीज. दूसरी चीज सिविल सर्विसेज में क्या है? The second most important aspect of civil services is that आप लोगों का ये कंडक्ट पेपर कौन करेगा? आप लोगों का ये पेपर कंडक्ट एक संस्था करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन करेगी, दैट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो यूनियन पब्लिक सेवा, दैट इज सर्विस कमीशन. कमीशन मतलब एक बॉडी. A commission is a body. Body of what? Body of some eminent people, some retired IAS officer, some judge, some scientist, some psychologist. इन सब की एक बॉडी होगी किस लेवल पर? यूनियन लेवल पर, मतलब मोदी जी के लेवल पर. मोदी जी के लेवल पर एक पब्लिक सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए एक एजेंसी है, एक बॉडी है. दैट बॉडी इज कॉल्ड योर यूपीएससी. उस बॉडी को यूपीएससी बोला जाता है. उस बॉडी का काम क्या है? सिविल सर्विसेज का हर साल एग्जाम कंडक्ट करना. सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो हिंदुस्तान में एकमात्र बॉडी है, दैट बॉडी इज कॉल्ड यूपीएससी. ये सब आप लोगों को सबसे पहली चीज जाननी है. बिकॉज़ पीपल हैव कंफ्यूजन कि यार यूपीएससी होता क्या है? यूपीएससी, यस, इस एग्जाम को इसीलिए यूपीएससी एग्जाम भी बोलते हैं बिकॉज दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय अ बॉडी कॉल्ड यूपीएससी. सबसे पहली चीज. अब यूपीएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी हर साल अप्रोक्सीमेटली फरवरी में टू मार्च में इसकी नोटिफिकेशन आएगी. फरवरी टू मार्च इसकी नोटिफिकेशन आएगी. हर साल जून में आपका एक प्रीलिम्स कंडक्ट होगा. उसके बाद 100 डेज बाद आपका एक मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा. उसके 100 डेज बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा. सो दिस इज ओनली अ टेंटेटिव टाइम जोन. ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 दिन हो, 90 भी हो सकते हैं, 95 भी हो सकते हैं, 105 भी हो सकते हैं. सो ये बॉडी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी. वक्ती तौर पर हमें सिर्फ इतना जानना है, इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है. अब जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है, ये एग्जाम किन पोस्ट्स के लिए कंडक्ट करेगी, यहां आपका मेन सवाल आएगा. सो देयर इज अ कॉमन पेपर for Indian Administrative Services, that is IAS, Indian Police Services, that is Indian IPS, Indian Revenue Services, that is IRS, Indian Accounts Audit Services, that is IAAS, Indian Railway Police Services, Indian Foreign Services, Indian Forest Services, इन सब and etc. बहुत सारी पोस्ट हैं. Indian Postal Services, Indian Statistical Services, Indian those telecast के लिए जो आपकी सर्विसेज होती हैं, प्रसार भारती का आपको जीएम चुन लिया जाएगा. टेलीकॉम सर्विसेज, इन सब सर्विसेज के लिए एक कॉमन पेपर होता है, दैट इज यूपीएससी एग्जाम. इसीलिए आईएएस सबसे मशहूर जो है आपकी सर्विस है. दैट इज व्हाई दिस एग्जाम इज आल्सो कॉल्ड आईएएस एग्जाम. इसीलिए मैं लेमैन के टर्म्स में इस एग्जाम को आईएएस एग्जाम भी बोल देता हूं. दिस एग्जाम इज एज गुड एज एन आईएएस एग्जाम. दिस एग्जाम इज एज गुड एज एन आईपीएस एग्जाम. दिस एग्जाम इज एज गुड एज एन आईआरएस एग्जाम. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर मेरिट. सबसे पहला आपके मार्क्स कितने आएंगे, दूसरा आपकी चॉइस, दैट इज आपकी प्रेफरेंस क्या होगी. उस हिसाब से मैं इस एग्जाम को आपको सीट्स एलोकेट करूंगा ये एग्जाम कंडक्ट करने के बाद. सो आईएएस का एग्जाम, आईएएस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. आप शहर में डीसी को देखते हैं, आप शहर में एसपी को देखते हैं, आप शहर में इनकम टैक्स कमिश्नर को देखते हैं. ये सब कौन लोग हैं? दीज आर ऑल आईएएस ऑफिसर्स. एंड व्हाट अबाउट द स्टेट सर्विसेज? देखो, जो स्टेट सर्विस होती है ना, उसमें स्टेट का ही एक ऐसा कमीशन होता है. फॉर एग्जांपल बीपीएससी के बहुत बच्चे हमें अप्रोच किए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर हरियाणा के बहुत बच्चे हमें अप्रोच किए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन.
पंजाब के बहुत बच्चे हमें अप्रोच किए, हिमाचल के बहुत बच्चे हमें अप्रोच किए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। These bodies would conduct the exam for their particular state. अगर आप इंडिया में डीसी बनोगे कहीं भी, तो आप स्टेट में क्या बनेंगे, इसका काउंटर पार्ट दैट इज एसडीएम। अगर आप यहां पर एसपी बनोगे तो यहां पर आप डीएसपी बनोगे। अगर आप यहां पर इनकम टैक्स कमिश्नर बनोगे, यहां पर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बनोगे, लोअर लेवल के ऑफिसर बनोगे। औहदा वही है, वो इंसान स्टेट में काम करेगा, वो ऑल ओवर इंडिया काम करेगा। एक डीसी के अंडर बहुत सारे एसडीएम्स होंगे। डीसी एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, डेप्यूटी कलेक्टर है। सिमिलरली सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे बहुत सारे डीएसपीज काम करेंगे। This is how the services are being allocated in your Indian territory. Yeah, is there some doubt, guys? किसी ने हाथ रेज किया है, प्लीज बताइए मुझे। कोई कुछ पूछना चाह रहा है, प्लीज टेल मी यस। हाँ जी बोलिए। Galaxy A21s, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। बताइए। ऑलराइट, कोई बात नहीं। Galaxy A21s, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। Alright, there is no doubt. So thank you so much, guys. Yeah, Galaxy A21s. He is roaming somewhere. कहीं पार्क में घूम रहे हैं, सोचा चलो सिविल सर्विसेज का सेमिनार अटेंड कर लेते हैं। Anyways, not an issue. IAS एग्जाम ये होता है। अब why should you become an IAS officer? Now I have cleared what is there in an IAS officer. Yeah, what is an IAS exam? Indian Administrative Services क्या होता है? पर आप लोगों को क्यों बनना है आईएएस ऑफिसर? यस, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि आप लोगों को आईएएस क्यों बनना है? यस, एनीवन? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? यस मोहित। He says, my dad says so. मेरे पापा ऐसा बोलते हैं। एनीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चे? यस। Why do you want to become an IAS officer? Yes. All right, Daniel says that I have the potential. मुझे में वो बात है कि मैं IAS ऑफिसर बन सकता हूँ। Wonderful answer. Anyone else besides Daniel who would want to tell me why do you wish to become an IAS officer? Yes, I am more interested in my online guys because offline तो मेरे पास बैठे रहेंगे क्लास के बाद भी। What about Varun? Varun, why do you want to become an IAS officer? Yes, आप IAS क्यों बनना चाहते हैं वरुण? अंकिता, मनोज, शिवम। All right, I think you people are not accustomed to Zoom. आप लोगों को टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है। All right, okay, Manoj says because IAS is my goal. अमन says मैं करप्शन दूर करना चाहता हूँ। All right, देख लो भैया, अभी तो सब यही बोलते हैं कि मैं करप्शन दूर करना चाहता हूँ, बाद में सब लोग डायमंड नेकलेसेस लेते हैं अपनी घरवाली के लिए। यस, ऐसा ही होता है। एंड डायमंड्स आर द वर्ल्ड्स बेस्ट, गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स, वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड्स। सो व्हाट इज आईएएस हो गया। नाउ व्हाई आईएएस? देखिए, सबसे पहली चीज, इफ आई टेल यू दैट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज गिव्स यू a lot of power, a lot of prestige, a lot of potential, you are the part of policy making, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? देखिए, पावर बहुत ज्यादा है। आप एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, आपके पास इतनी पावर आ जाती है आईएएस बनकर कि आप लोग धरती पर भगवान की तरह एक्ट कर सकते हैं। यू पीपल कैन एक्ट एज अ गॉड ऑन अर्थ। यस, आप बिल्कुल, आप लोगों के पास इतनी, बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के पास आ जाती है। Okay, Varun says to serve the nation and to be the authority that serve people at the grassroots. Absolutely. Varun, आप कहां से हैं? What place are you from, Mr. Varun? All right, Varun, Hamirpur. So Hamirpur, he is from Himachal. So he wants to.
देखिए हिमाचल में चंबा में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां आज तक बिजली भी नहीं पहुंची। चंबा में, छतराड़ी में, कूर में कुछ ऐसे गांव हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में जहां मैं हर साल जाता हूं, वहां पर आज तक बिजली भी नहीं पहुंची है। आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट। उन लोगों को, आम आदमी को आप लोग सर्व कर सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ पावर। प्रेस्टीज, यस, प्रेस्टीज बहुत ज्यादा है। आप डीसी बन जाएंगे तो आपके लिए, मैं कह रहा हूं, रिश्ते आएंगे। एब्सोल्युटली, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप लोगों में बहुत ज्यादा क्षमता आ जाएगी, आपके पास बहुत ज्यादा वर्क फोर्स होगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावर होगी, आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, आपके पास गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा होगा। आप उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे और आप उसका दुरुपयोग भी कर पाएंगे। यू कैन यूज इट फॉर अ पॉजिटिव थिंग एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर अ नेगेटिव थिंग। पॉलिसी मेकिंग, देखिए दो तरह के इंसान होते हैं दुनिया में। पहला इंसान वो होता है जो इंसान क्या करता है, जो इंसान आधार कार्ड बनवाता है, जो इंसान लाइन में खड़े होकर अपना राशन कार्ड बनवाएगा। एक तो वो तरह का इंसान है। जो इंसान को ऑर्डर मिलेंगे कि भैया अपने आधार कार्ड को अपने पैन से लिंक कीजिए, दैट इज वन टाइप ऑफ पर्सन, दैट इज आम जिंदगी। नाउ व्हाट अबाउट द मेंटोर्स जिंदगी? मेंटोर्स जिंदगी वो जिंदगी होती है जो बोलती है कि यू आर अ पॉलिसी मेकर। आप ऑर्डर करेंगे कि अगर किसी का आधार कार्ड उसके आईटी पैन से लिंक नहीं हुआ, पैन अकाउंट से, या अगर किसी का आधार कार्ड उसके फोन से लिंक नहीं हुआ, तो उसके फोन की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। मतलब एक इंसान ऑर्डर ले रहा है और दूसरा इंसान ऑर्डर दे रहा है। एक आईएएस ऑफिसर ही एक ऐसा इंसान है, एकमात्र इंसान है जिसका ऑर्डर पूरी डिस्ट्रिक्ट में, इवन बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में भी लागू हो सकता है। एक आईएएस ऑफिसर क्या नहीं कर सकता? सो यस, part of power, prestige, potential, policy making. If I say that IAS gives you the highest amount of achievement per unit time, per unit age, per unit money, per unit energy. आप 21 साल की उम्र में एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप एक 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप जितने यंग आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो मैं दावे के साथ आपको ये चीज बोल सकता हूं कि आप बहुत अपनी इन 40s यू विल कम नियरर टू बिकमिंग द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आप एक सचिव की पोस्ट पर बहुत कम टाइम में पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, but you will be one of the youngest and one of the senior most IAS officers. आप एक बहुत ही सीनियर ओहदे से रिटायर होंगे। आप हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। एस जयशंकर जो तुम्हारे क्या हैं? Yes, S. Jaishankar is your external affairs minister. He was one of the youngest IAS officers and hence he became the foreign secretary of India. पूरे हिंदुस्तान को वो इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है। नेता तो आते जाते रहेंगे लेकिन रहेगा कौन? आईएएस ऑफिसर। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अचीवमेंट पर यूनिट टाइम, बहुत कम समय में आपको ये अचीवमेंट मिल सकती है। आपको एमबीबीएस की तरह और एमडी नहीं करनी, आपको सीए की तरह 5-5, 6-6 साल नहीं लगाने। दूसरी चीज एज, यू हैव द पोटेंशियल इफ यू स्टार्ट अर्ली। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर देते हैं, वो ग्रेजुएट होने का इंतजार नहीं करते। जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और 21 साल के हो जाते हैं, डायरेक्टली वो एग्जाम के लिए अपीयर हो जाते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई पीयर प्रेशर के, बिना कोई जॉब के लिए सर्च किए। सो इट टेक्स यू अ लॉट, अचीवमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एज, पर यूनिट मनी। सी यू डू नॉट हैव टू स्पेंड करोड्स। आपको 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया स्पेंड नहीं करना है। क्यों? एमबीबीएस करने के लिए, या आपको एमबीएस करने के लिए भी 15-15 लाख रुपए स्पेंड नहीं करने हैं। आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्टडी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में बीए कर लें, बीकॉम कर लें, एमबीबीएस कर लें, बीडीएस कर लें, लॉ कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, किसी भी स्ट्रीम के आप हो, आपको सिर्फ इस स्ट्रीम में पास होना है। अगर आप पास हैं और आप 21 साल के हैं तो आप आईएएस के लिए एलिजिबल हैं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु आर पीएचडीज। ये बहुत ज्यादा उम्दा नॉलेज वाले लोगों के लिए नहीं देख रहे। दिस इज नॉट अ पेपर ऑफ नॉलेज,
ऑल राइट, विकास जी बोल रहे हैं जब हम जिले में अध्यक्ष रहेंगे तो मैं वहां की सारी दिक्कतें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। तो आपकी सोच निर्भर करेगी कि आप कहां जाते हैं। आप आईएएस बन रहे हैं, आप पास हैं, तो आपकी सोच विल मैटर, नॉट योर क्वालिफिकेशन, नॉट योर नॉलेज, नॉट योर लुक्स, नथिंग। आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी। डिग्री तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पास होने का। अगर उनको पीएचडी लोग चाहिए होते तो वो क्या करते? तो वो आप लोगों को एंगेज ना करते, तो वो क्वालिफिकेशन ही पीएचडी कर देते। तो नॉलेज का तो कोई अंत नहीं है। नॉलेज आप लोगों को नहीं चाहिए। आपका आइडिया, आपकी सोच, आपके व्यूज, आपके आइडियाज, आपकी सोच, आपके विचार, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी हैं एक आईएएस बनने के लिए। एक आईएएस ऑफिसर की ये सब क्वालिटीज ज्यादा मैटर करती हैं, ना कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है और हिंदी मीडियम से पढ़ा है। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं, सर हम हिंदी माध्यम से आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, हम इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं, वी वांट टू राइट द आईएएस पेपर इन पंजाबी, असि पंजाबी च लिखना चाहते हैं, सो मैं गुजराती में लिखूंगा, मैं मराठी में लिखूंगा। देखिए, भाषा सिर्फ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आप किसी भी भाषा में अपनी सोच को व्यक्त कर सकते हैं। आपकी भाषा निर्भर नहीं करती, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी सोच, आपके विचार, आपके आइडिया की आप क्या सोचते हैं जिंदगी में, वो निर्भर करेगा कि आप आईएएस बनेंगे या नहीं, ना कि आपकी भाषा। आप यही सेमिनार को इंग्लिश में ले लीजिए मुझसे, यही सेमिनार को हिंदी में, यही सेमिनार को पंजाबी में, यही सेमिनार को गुजराती में, बंगाली में, मराठी में, कन्नड़ में, किसी भी भाषा में इस सेमिनार को सुन लीजिए। एक आईएएस का मतलब एक आईएएस ही रहेगा। भारत आजाद 1947 में ही हुआ था, चाहे किसी भी भाषा में लिख लो उसको। So what you will be asked, you can express in any language. Language is only a medium of expression. It does not make or break your chances. हाँ, बात यह है कि इंग्लिश में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वालों के पास द हिंदू है, एक्सप्रेस है, तो हिंदी मीडियम वालों के पास वही दैनिक भास्कर और जनसत्ता है। जनसत्ता इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो लैंग्वेज में बिल्कुल मत घबराएं। अगला कदम, तो what IAS we have discussed, why IAS, now when IAS। आपको आईएएस कब बनना है, कब तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मैं तो कहता हूं अगर आप स्कूल में भी हैं तो भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ना, एक अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए। इफ यू रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे, अगर आप एक अखबार को रोज पढ़ लेते हैं तो आपका 99% प्रिपरेशन हो जाती है। Yes, current affairs plays a very very important part in your preparation. एक अच्छा अखबार, एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वो एक अच्छा अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। You have to read a good quality newspaper every day till your interviews. कैसे पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हर रोज हम हिंदू के आर्टिकल्स कौन कौन से पढ़ने हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये, बिसाइड्स पुटिंग आवर न्यूज़पेपर्स, हम ये भी डिस्कस करते हैं अपने सब्जेक्ट्स में। मान लीजिए मैं अगर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं या मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं या कोई और टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, तो जो करंट अफेयर्स की न्यूज ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज़पेपर में आएगी, तो मेरे टीचर का ये कर्तव्य बनेगा कि उसको हमारे बच्चों को डिस्कस करें, बिकॉज उसके बिना आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते। आप किताबें सारी पढ़ लें, लेकिन अगर आप हिंदू नहीं पढ़ेंगे, अगर आप एक्सप्रेस नहीं पढ़ेंगे, या फिर आप जनसत्ता नहीं पढ़ेंगे, आप दैनिक भास्कर नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग आईएएस नहीं बन सकते। आईएएस बनने के लिए आप कितनी भी एज के हैं, आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, तो आईएएस करने का टाइम लोग मुझे पूछते हैं क्या है कि ग्रेजुएशन के बाद करें। मैं बोलता हूं नहीं, जिस उम्र में तुम हो, जहां पर तुम हो, जैसे तुम हो, वैसे ही शुरू कर दो। मेरी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। तुम अभी 20 साल के हो या 18 साल के हो तो तुम्हें अभी कोचिंग की जरूरत नहीं है। अखबार सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया कोचिंग है। तुम्हारे देश और दुनिया के बारे में तुम्हें अखबार से अच्छी जानकारी कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। न्यूज़पेपर इज द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो प्लीज इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखें कि अखबार बहुत जरूरी है कब आईएएस करने के लिए। सेकेंड थिंग, हाउ आईएएस।
नाउ लेट अस डिस्कस कि आईएएस कैसे करना है या आईएएस का पैटर्न क्या है। आइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? क्या किसी को यहां तक कुछ पूछना है? डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग अप टिल हियर? एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, 6 अटेम्प्ट होते हैं, कौन बन सकता है? किसी भी स्ट्रीम से कोई भी बन सकता है, किसी भी लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं, कहीं पर बैठे आप आईएएस बन सकते हैं। आजकल तो डिजिटल है, आप पता नहीं कहां कहां से होंगे, आप भी कहां कहां से, यू नो वी नेवर नो कि कौन कहां बैठा है। मेरे स्टूडेंट एमपी में भी हैं, बिहार में भी हैं, मुझे नहीं पता था कि वो, उन्होंने मुझे कभी देखा तक नहीं था, दे हैव नेवर मेट मी इन पर्सन। लेकिन कोविड के टाइम में this was the best possible thing. Yes, Asif Wani, do you want to ask something, Asif? आप कुछ पूछना चाहते हैं आसिफ? आपका माइक ऑन था अभी? या आसिफ बताइए, बताइए बच्चे, जो भी आपके मन में आप बोल सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। Yes, sir. Sir, I have a question that how to make notes from newspapers. Oh, how to read newspaper? So how to read see, I'll tell you what. In order to make notes from the newspaper, वैसे तो ये अपने आप में एक सेमिनार का इशू है, तो न्यूज़पेपर क्या है? It depends upon कि आपके पास टाइम कितना है। If you are preparing for 2022, you do not have time. 8 महीने 9 महीने रह गए, तो आप कटिंग करो। आप एक मार्कर से एक आर्टिकल की कटिंग करो, एक सीजर से एक आर्टिकल की कटिंग करो, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमी का आर्टिकल है, आप इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लीजिए, एक हाइलाइटर से, एक पेन से मार्क करके आप इस आर्टिकल को कट कर लीजिए और अपने इकोनॉमी वाले एक लिफाफा लगा लीजिए, वो आर्टिकल इकोनॉमी में डाल दीजिए। उसी तरह अगर कोई पॉलिटिक्स का या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का आर्टिकल है, यूएनएससी रेजोल्यूशन एड्रेसेस की कंसर्न ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान में कितना कुछ चल रहा है, तो आप ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ें, इसकी कटिंग करें और आप नोट्स बनाने की जगह, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 1 साल है, नोट्स बनाने की जगह ये कटिंग आप इंटरनेशनल रिलेशंस के एक लिफाफे में डाल दें, तो आपके पास कई सारे लिफाफे हो जाएंगे, जो मैं आगे आईएएस का सिलेबस बताऊंगा। पॉलिटी का लिफाफा, इकोनॉमी का लिफाफा, कल्चर का लिफाफा, साइंस का लिफाफा, यू नो द पॉलिथीन, एंड आर्ट्स का, यू सी आर्ट एंड कल्चर का पॉलिथीन, एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी का पॉलिथीन, जियोग्राफी का पॉलिथीन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जितने सारे डिफरेंट चीजें हैं उन सबके पॉलिथीन आप बना सकते हैं। एक गवर्नमेंट स्कीम्स का पॉलिथीन बना लें। Yes, Asif, has your doubt been cleared, Mr. Asif? Yes, sir. Sir, it was for a short period, but if I have to appear like in 2023 or 22, like 2023 में अगर आप आसिफ होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि पहले तो आपको आईएएस का सिलेबस सारा पता होना चाहिए, जो मैं आगे अभी बताने जा रहा हूँ। सिलेबस के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप वो चीज जान लेंगे कि ठीक है ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, अब अफगानिस्तान की न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान का मैप देखें और आप इंडिया का मैप देखें, सो मान लीजिए मैं इंडिया का मैप अभी ड्रॉ कर रहा हूं, सो लेट्स से दिस इज, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि मुझे चिक चिक वाली आवाजें ना आए। गैलेक्सी A21s, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। गैलेक्सी, जो भी आप बच्चे हैं, वरना मुझे आपको मीटिंग से निकालना पड़ेगा क्योंकि आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो बेसिकली लेट अस से दिस इज a small map of India। ये इंडिया का छोटा सा मैप है, ये नेपाल हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, राइट, ये इंडिया है। यहां मान लीजिए अब आपका अफगानिस्तान है। अब अगर कल को अफगानिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टेररिज्म होता है, तो नेचुरली वो टेररिज्म कहां फैल जाएगा? आपके कश्मीर में भी फैल जाएगा और आपके इंडिया में भी नीचे तक आ जाएगा। वो पाकिस्तान के रूट से भी आ सकता है, वो राजस्थान से भी आ सकता है, वो पंजाब से भी आ सकता है, वो गुजरात से भी आ सकता है। याद करो मुंबई पर हमले कहां से हुए थे? ना अफगानिस्तान से हुए थे, हुए पाकिस्तान से या कहीं से भी थे, लेकिन वो आए किस रूट से थे? सी रूट से थे। तो इस तरह से आपको न्यूज को पढ़ना है, इस तरह से आपको हिसाब लगाना है कि आपके पेपर में आपसे क्या पूछा जा सकता है। एंड व्हेन यू नो योर सिलेबस एंड व्हेन यू नो द पास्ट पेपर्स, you will come to know that how are questions being asked in, you know, in your papers from the Hindu। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में से क्या क्या आ रहा है।
बिकॉज ऑब्वियसली वो स्टैटिक चीजें ना लक्ष्मीकांत में होंगी, ना स्पेक्ट्रम में होंगी, ना किसी किताब में होंगी। अखबार में वो सब चीजें होंगी जो रोज बदलती हैं। तो न्यूज़पेपर पर अगर आप लोग कहेंगे मैं एक अलग से एक दिन सेमिनार ले लूंगा, डू नॉट वरी, आप वेट करें मेरे सेमिनार के लिए। Daniel, I will clear all the doubts which you have. How does the examiner give marks? देखो डैनियल, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। एक क्वेश्चन अगर मैंने आपसे पूछा, आसिफ क्या आपको आपकी बात क्लियर हुई है? फिलहाल थोड़ी बहुत। यस सर। तो मान लीजिए अब कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं डैनियल। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन जुडिशरी and how to address them या how to solve them। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं डैनियल। सबसे पहला पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। पहले आप हमारी जुडिशरी की सारी प्रॉब्लम्स लिखेंगे कि भाई इस टाइम जुडिशरी में सिर्फ कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? सिर्फ 3 जज हैं, 3 विमेन जज हैं, बाकी सारे कौन हैं? मेल हैं। सो देयर इज नो जेंडर पैरिटी इन सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें नहीं पता कौन जज कैसे चूज हो रहा है, कौन कैसे नहीं हो रहा है। इट इज अ वेरी ओपेक सिस्टम। तीसरी चीज अगर आप बात करें तो जुडिशियल पेंडेंसी बहुत है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट है जिसमें सिर्फ कितने जज हैं? 30-35 जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलाकर। और सुप्रीम कोर्ट के सारे बेंचेस कहां हैं? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन दिल्ली। तो साउथ के लोगों को दिल्ली आने में प्रॉब्लम होगी कल को। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और इन चीजों को आप सॉल्व कैसे करेंगे? सो व्हाट विल एग्जामिनर लुक फॉर डैनियल? क्या आपने उसके हर सवाल का जवाब दिया है? If you have given the answers to every part of that question, will he not give you good marks, Mr. Daniel? Yes, sir. Your question has to be relevant. Your answer has to be relevant. Beg your pardon. आपका आंसर रेलिवेंट होना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि जुडिशरी का क्वेश्चन है एंड यू आर राइटिंग समथिंग एल्स अबाउट द कैग, अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नो, you will have to write about judiciary first thing, then you will have to tell him what is he asking। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। see, no one knows how UPSC checks it. I could claim that मैंने यूपीएससी के पेपर चेक किए हैं, मैं पैनल में था, मैं ये था, मैं वो था। मैं तो कुछ भी क्लेम कर लूंगा। मैं तो महाराणा प्रताप था, मैं तो टीपू सुल्तान था। आई वॉज द चीफ ऑफ पिछले जन्म में तो मैं प्रिंस चार्ल्स था या महारानी ऑफ लंदन था, लॉर्ड कर्जन था, मैं तो जनरल डायर था। नो, आई कैन क्लेम एनीथिंग, बट द रियलिटी इज दैट नो वन नोज। इट इज ओनली अ टेंटेटिव थिंग दैट व्हाटएवर ही इज आस्क्ड, टेल हिम दैट। You do not have to write stories. Be relevant, be to the point. If you are to the point, your answer is a good answer. जो उसने पूछा है वो उसको बता दो, सिंपल, एक फंडा। Whatever he is asked, tell him that. Coming back to the any other doubt, guys? Yes, besides Daniel and Asif, any other doubt? क्या किसी इंसान को और कोई डाउट है? Sir, how long we have to write in a main like question answer? How long? What should be the limit of words in mains? So that is given in the question itself. Now, a question will mention the word limit. How can you exceed that? If he is asking you to write a question for 200 words, how will you exceed that, Asif? आप 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें 300 वर्ड्स लिखेंगे तो बाकी किसी और क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कम हो जाएगा। आई टेल यू हाउ। A GS paper contains 20 questions. Each question is of, let us say, 200 words, and you get a total of 180 minutes. And you have to write how many words? 4000 words. So 180 मिनट में बच्चे आपको 200 वर्ड्स के 20 आंसर लिखने हैं। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मिनट्स मिलेंगे। 8 से 9 मिनट के अंदर आपको 200 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का एक यूपीएससी का आंसर लिखना है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को समझाने बैठे रहे तो क्या होगा? आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप 20 के 20 अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, आप उसी टाइम रेस से बाहर हो जाएंगे। Yes, Asif, have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. So it is very important to manage your time properly. Coming back to the pattern first, अभी मुझे पैटर्न बताने दें आप, आइए इसका।
अभी तो मैं प्रीलिम पर भी नहीं पहुंचा। आईएएस के एग्जाम की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स। सो दैट प्रीलिम स्टेज इज द कौन बनेगा करोड़पति स्टेज। प्रीलिम स्टेज में क्या होगा, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी एंड डी, और आपको कोई भी एक चूज करना है। इसमें 2 स्टेजेस हैं, पहला जीएस का पेपर, दूसरा सीसैट का पेपर। जो ये जनरल स्टडीज का पेपर होता है, this paper will include all your subjects which you studied from 6th to 12th class. क्या क्या पढ़ा है आपने छठी से लेकर 12वीं तक? यस, छठी से लेकर 12वीं तक क्या क्या पढ़ा है आपने? आपने हिस्ट्री पढ़ा है, फर्स्ट क्लास है क्या? आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने इकोनॉमी पढ़ा है, राइट? यू हैव स्टडीड ऑल दीज। आपने एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा है, आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा है। दिस इज ऑल द सिलेबस ऑफ योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में छठी से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटीज जो है वो तो पढ़नी है, उसके साथ कुछ और रेफरेंस बुक्स भी हैं। तो एनसीईआरटीज प्लस रेफरेंस बुक्स, you have to read each and every of these, plus आपके करंट अफेयर्स, जो रोज आपको हिंदू या फिर हिंदी वालों के लिए जनसत्ता, इसमें से आएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे जीएस प्रीलिम्स में, एंड अप्रोक्सीमेटली 50% इज द कट ऑफ। Then there is the GS paper 2, that is CSAT, Civil Services Aptitude Test. इसमें आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, मतलब आपको एक हिंदी में या इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उस पैराग्राफ का निचोड़ निकालकर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहना चाह रहा है। What is the examiner trying to say in this paragraph? What is the crux of that paragraph? कॉम्प्रीहेंशन हमने बचपन से ही किया है कि इसमें क्या है कॉम्प्रीहेंशन में, वही आंसर। फिर थोड़ा बहुत एलिमेंट्री मैथ्स एंड रीजनिंग। दिस इज 10th क्लास लेवल। 10वीं की कक्षा के बराबर का इसका लेवल होता है मैथ्स एंड रीजनिंग का, प्लस दिस कॉम्प्रीहेंशन का। अब ये जो 10th क्लास लेवल है, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ 33% ठीक करने हैं। मतलब अगर आप इसमें 27 क्वेश्चंस ठीक कर लेते हैं तो आपका ये वाला पेपर चेक होगा, तब आपको ये जीएस प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करने का मौका मिलेगा। अगर आप ये 27 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए 80 से, तो आपका ये वाला पेपर व्यर्थ है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसकी चाहिए आपको, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, इसमें मेरिट नहीं है, इसके मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको एक कट ऑफ अमाउंट को एक्सीड करना है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, दैट्स इट। अब इसी पेपर के बाद ये है प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स स्टेज को क्लियर कर लेते हैं, देन कम्स योर मेंस एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स में कोई डाउट किसी को? यस यस कोई डाउट? यस यस आसर। सर जो सी सैट है सर, इसमें सर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि हम मैथमेटिक्स को अगर हम छोड़ सकते हैं सर, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम अच्छा करें? देखिए आसिफ, समझदारी इसी में है कि आप मत छोड़िए। क्यों? वैसे तो यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि 40 एक क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं और 40 एक क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के आ रहे हैं। अगर तुम्हारे साल में मान लीजिए 2023 में उसने सारे क्वेश्चंस मैथ्स के डाल दिए, फिर क्या करोगे? या फिर किसको पकड़ोगे तुम? क्या मुझे पकड़ोगे या खुद को पकड़ोगे या भगवान को पकड़ोगे या फिर मोदी जी को पकड़ोगे? See, you cannot do anything आसिफ। आप बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि यूपीएससी डज नॉट से कि मैं इतने क्वेश्चन यहां से पूछूंगा ही पूछूंगा। नो, इट नेवर सेज दैट। यूपीएससी ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं करता कि मैथ्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के इतने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है उस साल कोई सिरफिरा एग्जामिनर बैठा हो, इंग्लिश के सिर्फ 15 या 20 क्वेश्चन डाल दे, 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के डाल दे, फिर आप क्या करेंगे आसफ? यस सर, गॉट तो इट। कभी भी ये रिस्क नहीं लेना लाइफ में। यूपीएससी का एग्जाम बड़ा सिंपल एग्जाम है, अगर स्मार्ट प्रिपरेशन करोगे तो बहुत सक्सेस पाओगे। अगर सर पे कफन बांध कर चलोगे कि देखी जाएगी, तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर, you do not have to be master in one trade, you have to be jack of all trades. You can be master of none. मुझे आपकी पीएचडी की जरूरत नहीं है इंग्लिश में या मैथ्स में, किसी में भी। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग ही है यार। एलिमेंट्री क्वेश्चन है, स्पीड, डिस्टेंस, मनी, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रेन्स। एक पाइप 3 घंटे में बाल्टी भरती है, दूसरी पाइप 2 घंटे में बाल्टी भरती है। अगर इकट्ठे पानी खोल दोगे दोनों का तो कितने घंटे में भरेगी? ऐसे क्वेश्चंस होंगे, लल्लू क्वेश्चंस, 10th क्लास, और आप तो ग्रेजुएट हो। तो यस सर, गॉट इट सर। नो, यस, वो रिजर्वेशन के हिसाब से डैनियल होगा। हर कम्युनिटी की, हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ होती है। मैं रिजर्वेशन वाले इशू में नहीं जाता, अभी मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। लेट अस से 200 मार्क्स का पेपर है जीएस का, और उसमें से लेट अस से 98 कट ऑफ चली गई या 95 कट ऑफ चली गई। ऑब्वियसली जो कैटेगरीज हैं आगे, ओबीसीज हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, हमारे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनकी कट ऑफ 1-1, 2-2, 4-4 नंबर कम चली जाएगी, 10-10 नंबर भी कम चली जाएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपटीशन इन योर कम्युनिटी। अगर आपकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसमें कट ऑफ हो सकता है जनरल कैटेगरी से ज्यादा चली जाए। यस, इट कैन बी। हो सकता है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उस कम्युनिटी की कट ऑफ जनरल से भी बहुत ज्यादा चली जाए। सो डैनियल, वी डू नॉट नो दिस। हमें ये चीज नहीं पता बच्चे कि ये कट ऑफ कब होगी और कैसे होगी। फाइन, प्रीलिम्स में ये है। इसके बाद लेट अस कम टू द मेंस एग्जामिनेशन। देखो मेंस एग्जामिनेशन, मेंस माने मेन तो नाम ही है, बाकी मेंस में भी यही सब चीजें हैं। मेंस में जो सब्जेक्ट आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे उन्हीं सब्जेक्ट को आपको आंसर राइटिंग की फॉर्म में, आंसर्स की फॉर्म में लिखना है। यू विल हैव टू राइट। वहां पर सिर्फ आप केबीसी खेल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस है। यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, वही थीम में से आएगा, उसी सब्जेक्ट में से आएगा, आपको उसका विस्तार में आंसर लिखना है। यू हैव टू राइट अ डिटेल्ड आंसर फॉर इट। तो मेंस की स्कीम ऐसे है, सबसे पहले एस्से पेपर। इट कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 125 का एक एस्से, 125 का दूसरा एस्से। इट कंसिस्ट ऑफ 1200 वर्ड्स, इट कंसिस्ट ऑफ 1200 वर्ड्स। एंड एस्से की थीम्स क्या होंगी? एस्से की थीम्स होंगी सोशल इश्यूज। ऐसा नहीं है कि माय फ्रेंड का एस्से याद करके गए और माय फादर का एस्से आ गया। तो माय फ्रेंड के एस्से को आपने याद किया, एंड यू गेट एन एस्से ऑफ माय फादर। आपने क्या किया? फ्रेंड से रिप्लेस कर दिया। यू सी, आई हैव मेनी फादर्स, बट बलवंत सिंह इज माय बेस्ट फादर। He often comes to my house. My mother loves him very much. And एक अच्छा बच्चा उसका मॉडल भी देगा। A father in need is a father indeed. So ऐसा काम नहीं करना है हमें, ऐसे टॉपिक्स नहीं आएंगे। टॉपिक्स क्या आएंगे? हमारे यहाँ के सोशल इश्यूज। The social issues in our economy will come as the topic for essay. What are the social issues in India? Yes, tell me. हमारे यहाँ पर सामाजिक चीजें क्या क्या दिक्कतें हैं हम लोगों को? क्या सामाजिक दिक्कतें हैं हमारे यहाँ? यस, कोई बताएगा? आसिफ बताइए, डैनियल, चित्रांश, मनोज, यस, मोहित। Sir, there are many social issues like dowry system is in Indian society. Okay, dowry, दहेज, yes, dowry. Corruption. और बोलो, करप्शन, Yes, sir. poverty, security, terrorism, फिर और बताइए, टेक्नोलॉजी,
Yes, sir. Sir, communalism, I think also. हाँ जी, कम्युनलिज्म, भेदभाव का सिस्टम, जातियां प्रजातियां, पॉलिटिक्स, मीडिया, एनवायरनमेंट, हजारों ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। मैं करवाऊंगा, जब मैं एसेज की डिस्कशन कराऊंगा, मैं ऐसे कम से कम 30 या 40 टॉपिक्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। विमेन, गांधी, यूसी गांधी, वी लव गांधी। विमेन, औरतें, यूसी यूपीएससी ने सारी औरतों का, सारी विमेन एम्पावरमेंट का जिम्मा सिर्फ यूपीएससी ने लिया है। औरतें और गांधी कम से कम आपको 200 से 300 नंबर देकर जाते हैं। यस, यूपीएससी डज दैट। यूपीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे औरतों से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे विमेन से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे गांधी से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे विमेन एम्पावरमेंट से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और विमेन का क्वेश्चन हर जगह आ सकता है, ऐसे तो पूरा आ ही सकता है, एक आता ही आता है हर साल एक ऐसे। उसके अलावा जीएस 1, 2, 3, 4 जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, उनमें भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे। सो दिस इज योर एस्से टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एस्से के बाद अगला पेपर होता है जीएस 1, जर्नल स्टडीज 1, पेपर 1। इस जर्नल स्टडीज पेपर 1 में क्या होता है, वही आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल 250 मार्क्स का पेपर होगा। You will be given 20 questions, 250 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे। एंड इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे जीएस 1 में? आपका हिस्ट्री, आपकी इंडियन सोसाइटी, आपकी ज्योग्राफी। हिस्ट्री में भी क्या होगा? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट के साथ एक और चीज जुड़ी है, आर्ट एंड कल्चर। कल्चर विल आल्सो बी फ्रॉम हियर, कल्चर विल आल्सो बी फ्रॉम हियर। तो एंशिएंट हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होगी? यस, अर्ली मैन से स्टार्ट होगी, हंटर्स एंड गैदरर्स से स्टार्ट होगी। लेकिन द फर्स्ट वेव ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया केम विद हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो से स्टार्ट होगी। हड़प्पा के बाद हमारे यहाँ आर्यंस आए या वैदिक एज आई, लेटर वैदिक पीरियड आया। आर्यंस के बाद महाजनपदाज आए, महाजनपदाज मतलब एज ऑफ बुद्धा, जैनिज्म, बुद्धिज्म और मौर्याज आए। मौर्याज के बाद हमारे यहाँ इंडो ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स, साकाज, कुशन्स, पार्थियंस। इसके बाद हमारे यहाँ बड़े एम्पायर बने, गुप्ता पीरियड बना हमारा, हर्षा एम्पायर बना। उसके बाद हमारे यहाँ अरब्स आए 7th 8th सेंचुरी में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई, खिलजी डायनास्टी आई, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक खिलजी। उसके बाद स्लेव डायनास्टी, फिर मुगल्स तुम्हारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा है, द मुगल एरा एंड अ वंडरफुल एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मुगल्स में कौन कौन आए? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल हिस्ट्री is called the medieval Indian history. See, it is wrong to say this as Muslim history. It is wrong to say this as Hindu history. It is wrong to say this as Muslim history. I absolutely reject this view. क्या यहां पर हिंदू नहीं रहते थे? रहते थे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये मुसलमान थे या वो हिंदू। हिस्ट्री का विभाजन करना इन दो टुकड़ों में बहुत बुरी बात है। 1857 की अगर बात करें तो तुम्हारा मुगल एम्परर बहादुर शाह था, लेकिन उसमें बहुत सारे हिंदू रूलर्स भी लड़े थे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पीरियड मुस्लिम पीरियड ही था। और अगर वो पीरियड मुस्लिम पीरियड होता तो आज हिंदुइज्म 80% पॉपुलेशन पर कहां होता और इस्लाम सिर्फ 13% पॉपुलेशन पर कहां होता। टेक्निकली हमारे पास पहले हिंदू पीरियड आया जो कहने वाले लोग हैं, फिर मुस्लिम पीरियड आया, फिर अंग्रेज आए, फिर आज मॉडर्न पीरियड है। अगर वो पीरियड मुसलमान पीरियड होता तो आज तुम्हारे पास 80% मुस्लिम्स होते और तुम्हारे पास 13% हिंदूज होते। तो कहना बिल्कुल गलत है कि दिस इज अ मुस्लिम पीरियड। नो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बांटने का तरीका है, तुम्हें मजहब के नाम पर लड़ाने का तरीका है। इनमें कोई सच्चाई नहीं है कि ये मुसलमान पीरियड था या ये हिंदू पीरियड था। आई वुड टोटली रिजेक्ट दिस व्यू।
मैंने हर जगह के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने कश्मीर से बच्चों को पढ़ाया है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, साउथ के तमिलनाडु के बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब से मैं खुद हूं, मेरे पास सारे हिंदुस्तान के, बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, झारखंड, रांची के। आई हैव टॉट 1000 स्टूडेंट्स। आई ऑलवेज से दिस वेरी क्लियरली, और मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, तो आई ऑलवेज से दिस कि ये पीरियड हमारा मुगल पीरियड जो था, ये इंडियन पीरियड था। दिस इज इंडियन हिस्ट्री, नॉट द इस्लामिक हिस्ट्री और नॉट द हिंदू हिस्ट्री। प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में डाल लें आप लोग, अगर डाले रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, इज देयर एनी इशू? आप मनोज जी, आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे थे? Okay, Manoj, I should speak in English or I should say in Hindi? Okay, I should use English. So what I meant, Manoj, that ancient, can you read all this, Manoj? The pattern you can read easily? Yeah, so there is no issue in this. So what I meant was that ancient history should not be called Hindu history. Medieval history should not be called the Muslim or Islamic history, and the modern history is as such the अंग्रेजों के ज़माने वाली history. So you should not call any of these histories as, on the basis of religion. You should only call these histories on the basis of the rulers, on the basis of the kings. Even ancient era had Hindus and Muslims. Even modern era had Hindus and Muslims. Even medieval era had Muslims and Hindus. Moving on from history, then you have society and then you have geography. Society where you will be asked those social issues. Just as you are asked those social issues in your essays, जिस तरह के social issues आपके पास आपके essay paper में पूछे जाते हैं, उसी तरह के 2-3 question यहाँ पर social issues के Indian society में आएंगे. Those social issues would be asked here. And beyond that, when we come to geography, yeah, Manoj, can you please mute yourself? If you want to ask something, please speak up. Yes, Mr. Manoj, you are disturbing my class. Please tell me. Okay, you do not want to speak anything, so kindly mute yourself. All right, thank you for being silent. So basically, society, Indian society से कुछ questions आएंगे, social issues and geography, that will be geography of India as well as the geography of world. This will constitute more of Indian, जो Indian subcontinent में है, the climate of India, the vegetation of India, the forests in India, the rivers in India, the mountains in India, and this will include the world. With the world, I would also associate the earth. That how was the earth formed? What are the pressure belts of the world? What is ICTs and what are the various oceanic movements in the various big continents and oceans? What are the plate tectonic theories? What is sea floor spreading and all those? ये सब चीजें आपके पास GS1 में आएंगी. The next part is GS2. This is also 250 marks. This also contains 20 papers, 20 questions, and this is also of 3 hours. In this you have Indian polity plus governance plus you have international relations. So polity and governance would constitute your all right. तो मेरे पास दोनों तरह के बच्चे हैं, इंग्लिश के भी बच्चे हैं, हिंदी के भी बच्चे हैं. ऑब्वियसली आपके बैचेस को अलग कर दिया जाएगा, इस चीज में घबराएं नहीं, लेकिन हाँ अभी के लिए थोड़ा सा बेयर करें. जो चीज नहीं समझ में आती आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ. आई विल यूज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, डू नॉट वरी, प्लीज बी पेशेंट. सो GS2 250 marks, 3 hours, 20 questions. इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी मतलब हमारे देश की राजनीतिक ज्ञान, जो राजनीति है हमारे देश की,
पॉलिटिक्स है उसके बारे में, प्लस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, प्लस गवर्नेंस से कि हमारे देश को कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की क्या पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, मिनिस्टर की क्या पावर है, इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तुम्हारे हक क्या हैं, संवैधानिक हक। उसी तरह सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स plus the governance related aspects, that how your country is being governed, how are the elections being conducted, what is the election commission doing, what is the role of a supreme court, judges क्या कर रहे हैं, एक बिल कैसे पास होता है पार्लियामेंट में, and all those things, ministers क्या कर रहे हैं, corruption laws, all those things, government schemes and everything, ये सब चीजें, या कोई बात नहीं विशाल, हाँ विकास, तो ये सब चीजें जो है हमारे पेपर 2 में आएंगी। प्लस एक बहुत जरूरी चीज है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ये आपके GS1 में आ सकता है। GS1 में जो ज्योग्राफी है ना, इससे एक और रिलेटेड इशू होता है जियोपॉलिटिक्स। तो ये क्वेश्चन यहां पर भी पूछ सकता है आपसे, और यही सवाल आपसे यहां पर भी पूछ सकता है। These international relations issues questions, those issues can be asked in geopolitics in GS1, as well as it will be definitely asked in international relations. So it says India and its relations with the world, भारत के बाकी देशों के साथ संबंध। तो हम हर देश को कवर करते हैं। इसी मुझे बाकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं पता, I do not know what the other coaching institutions do, they do or not, I am not concerned, मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों को हर चीज कंप्लीट करवाता हूं। मान लीजिए यहां पर वर्ल्ड मैप है, मान लीजिए, तो सबसे पहले तो मैं अमेरिका को कवर करूंगा। I'll just create a world map for you, छोटा सा एक वर्ल्ड मैप आप लोगों के लिए बना दूंगा मैं, 2 मिनट लगेंगे मुझे, छोटा। So this is, let us say this is your America, and this is finally your South America, North America, South America। यहां पर आपका एक ये चौरस डब्बे में यूरोप आ गया, यूरोप के नीचे यहां पर चौरस एक मेडिटेरेनियन सी आ गई, मेडिटेरेनियन सी के नीचे आपका क्या आ गया, अफ्रीका और ये मोजाम्बिक, अफ्रीका के यहां क्या आ गया, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट। यहां पर आपका भारतवर्ष आ गया, इंडिया आ गया, और ये श्रीलंका आ गया। यहां पर आपका रशिया आ गया, यहां पर आपका जापान आ गया, यहां पर आपका चाइना आ गया, यहां पर बिगड़ा हुआ पाकिस्तान आ गया, यहां पर आपका साउथ ईस्ट एशिया आ गया, और यहां पर आपका आलू जैसा छोटा सा ऑस्ट्रेलिया आ गया। क्या ये वर्ल्ड मैप सबको दिख रहा है? मोटा मोटा तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। अमेरिका, हम भारत के रिलेशंस अमेरिका से करेंगे, हम भारत के संबंध कनाडा से करेंगे, वी डू द इंडियन रिलेशंस विद अमेरिका। उसके नीचे बिल्कुल लैटिन अमेरिका, यूरोप, यूरोप को हम पूरा एक यूरोपियन यूनियन के तौर पर लेंगे। उसके बिल्कुल नीचे है अफ्रीका, अफ्रीका में 54 नेशंस हैं बड़े, वी विल डील विद वन अफ्रीकन यूनियन, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ हमें डील करना है। एक एक देश के साथ डील करोगे तो कभी 180 देश हैं। देन मिडिल ईस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मिडिल ईस्ट में हमारे संबंध बहुत सारे देशों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसे कि हमारे संबंध यहाँ इजराइल है, एक छोटा सा देश, यहां से भी अच्छे हैं। फिर एक छोटा सा उनके साथ ही लड़ाई उनकी होती है पैलेस्टीन से। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि इंडिया इजराइल को भी सपोर्ट करता है और पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता है, ये प्लीज ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे रिलेशंस फिर यहां पर सऊदी अरेबिया से बहुत अच्छे हैं। फिर हमारे रिलेशंस यूएई से बहुत अच्छे हैं, कतर से बहुत अच्छे हैं, दोहा से बहुत अच्छे हैं। हमारे रिलेशन यहाँ ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हमें पढ़ना है। एक चीज यहां पर और आती है, अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो
रशिया के नीचे कुछ देश हैं जिनको मैं कार बोलता हूं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, फिर उसके ईस्ट यूरोपियन देश आ गए यूगोस्लाव वाले, और इधर आपके तुर्कमेनिस्तान आ गए, तो अफगानिस्तान उनके नीचे। तो इन सब देशों के साथ भी मैं अपने संबंध देखूंगा। फिर इंडिया का सबसे पुराना, जो अब नहीं रहा, ऑल वेदर फ्रेंड, रशिया। रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत जरूरी हैं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि यूएसए के साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए, इसीलिए रशिया के साथ हमारे संबंध डेथ हो गए। इसीलिए रशिया ने किसके साथ दोस्ती करी? या चाइना के साथ रशिया की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, प्लस पाकिस्तान और चाइना के बीच में बहुत तगड़ा एक्सेस है। यहां काराकोरम से टीओके से हमारी रोड भी जा रही है, यहाँ के ग्वादर पोर्ट पर खत्म हो रही है। देन इंडिया रिलेशंस विद जापान, वेरी वेरी गुड रिलेशंस विद जापान। कोरिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है हमारे। इंडिया हैज अ वंडरफुल रिलेशंस विद द आसियान नेशंस। व्हाट इज आसियान? आसियान देश कौन कौन से हैं? यस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सब जो 8-10 देश हैं, ये आसियान देश हैं। फिर हम एक सार्क की बात करते हैं, जो इंडिया के इर्द गिर्द वाले देश हैं। 2000 सार्क कंट्रीज, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसमें कौन कौन आता है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इधर नेपाल, नेपाल से इधर भूटान, नीचे बांग्लादेश, म्यांमार नहीं आता, नीचे श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर पाकिस्तान। तो अगर क्लॉकवाइज देखें तो हमारे सारे पड़ोसी मुल्क आते हैं, साथ में ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कम अंडर द सार्क नेशंस। तो इतने सारे देशों के संबंध हम इंटरनेशनल रिलेशंस में करते हैं। अब आपका सवाल होगा, सर आप तो पागल हो गए कि इतने सारे देश हम कैसे याद रखेंगे? देखो, रोज एक तो हिंदू में आ रहा है, एंड वो सवाल कहां से पूछेगा? वो सवाल ऐसे नहीं उसका दिल करेगा तो वो कहीं से भी पूछ लेगा। नो, ही विल आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम द नेशन विच इज इन न्यूज। जो भी चीज न्यूज में है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अफगानिस्तान, एवरी डे इट इज इन न्यूज, हर रोज अफगानिस्तान के ऊपर एक आर्टिकल आ रहा है। और हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ेगा अगर तालिबान वहां आ जाता है? ये भी हर चीज आ रही है। कश्मीर से उसका लिंकेज आ रहा है, रिलीजियस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से उसका लिंकेज आ रहा है, अल कायदा, तालिबान एंड आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, इन सब से उनका लिंकेज आ रहा है। He is linking Afghanistan to India's internal security. एंड अगर अफगानिस्तान में तालिबान आता तो हिंदुस्तान में क्या शुरू हो जाएगी? तस्करी भी स्टार्ट हो सकती है ओपियम की, अफीम ट्रेड, ओपियम ट्रेड कैन ऑल्सो बिगिन अगेन, क्रॉस बॉर्डर इलीगल ओपियम ट्रेड। इतना कुछ है अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, टेररिज्म, एवरीथिंग। GS2 तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? GS2, यस, विकास, चित्रांश, एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, यस या नो आप लिख सकते हैं चैट में। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस अबाउट द GS3, जर्नल स्टडीज पेपर 3। GS2 था, GS1 किया हमने, एसए किया। GS1 contained your history, geography, society. GS2 contained your politics and international relations IR. GS3 will contain your economy, science and technology, a little bit of disaster management. So economy, you all know, how is economy of India running? He is talking about the economy of India. Economy of India simply means कि भारत की अर्थव्यवस्था, economy of India. How is Indian economy running? Recently there is a new project called monetization project. 6 लाख करोड़ की monetization
इसका प्लान बनाया है मोदी जी ने, तो इसके बारे में सवाल आएगा ही आएगा। इकोनॉमी में जो जो आपके चल रहा है, बैंकिंग से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक और टॉपिक जोड़ दो, इंटरनल सिक्योरिटी। भारत की सिक्योरिटी, किस किस चीज से खतरा है भारत को, बोलिए। यस, इंडिया हैज एन इशू विद व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, बोलिए। सर टेररिज्म। ओके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वेरी गुड। टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम नक्सलवाद भी बोलते हैं, और किस चीज से खतरा है हिंदुस्तान को? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म से खतरा है, मतलब मजहब से या रिलीजन से खतरा है। व्हाट अबाउट अगर ये मीटिंग कोई हैक कर ले, हमारी अभी जूम क्लास चल रही है, इसको कोई हैकर आकर हैक कर ले और कुछ भी अश्लील वगैरह, मेरी आवाज की जगह कुछ और आने लग जाए, यहाँ पर मेरी फोटो की जगह कुछ और आने लग जाए, या आपके व्हाट्सएप पर हैक कर दे, आपके फेसबुक अकाउंट को हैक कर दे, आपके इंस्टा अकाउंट को हैक कर दे। आजकल बहुत चल रहा है, आपके अकाउंट का एक रेप्लिका अकाउंट बना देगा और उससे क्या मांगेगा, आपके दोस्तों से पैसे मांगेगा। ये बहुत चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी, यस, इन सब, यस, वेरी गुड वरुण, इन सब चीजों से भी आप लोगों को बहुत खतरा है। यस, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ पर सुनामी क्या होती है, फ्लड क्या होता है, बाढ़ क्या होती है, सूखा क्या होता है, अकाल क्या होता है, व्हाट इज अ ड्रॉट, व्हाट इज अ फ्लड, व्हाट इज अ क्लाउड बर्स्ट। उत्तराखंड में आज भी हुआ है, रोज ही हो रहे हैं। उनके कारण जो प्रलय आएगी, उनके कारण जो डिजास्टर्स होंगे, लैंडस्लाइड्स, सुनामी के कारण जो फ्लडिंग हो जाएगी कोस्टल, cyclones, typhoons, these are all your disasters. Lightning when it strikes, disaster, which creates a loss of life and health and property and money, disaster. उस disaster को manage करना, disaster management. Science and technology related issues, देखो साइंस नहीं आएगी आपको, आप इस चीज को सोचकर मत घबराएं कि आपने तो बीए किया है तो सर ये तो साइंस है, हमने तो साइंस पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने कौन सा पढ़ा है? मैंने भी साइंस नहीं पढ़ा, हालांकि मैं इंजीनियर हूं, लेकिन निकम्मा था, पर्चियां बनाकर पास हुआ। So, मैंने भी साइंस नहीं पढ़ा है। So science is not that science, core science, which is asked, and he will not ask you what is Newton's law or what is Archimedes' principle. No, he will ask you tech related issue, जो आज नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ रही है, नई कोई दवाई बन रही है कोविड की, वायरस के बारे में पूछ लेगा, टीबी के बारे में पूछ लेगा, इन सब चीजों के बारे में पूछेगा वो, मंगलयान के बारे में पूछ लेगा, इसरो के बारे में पूछ लेगा। वो इन सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पूछेगा विकास, वो कोर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पूछेगा। वो ये नहीं कहेगा कि एनिमल सेल बनाओ बायो की तरह, नो, ही विल नॉट आस्क यू कोर साइंस। जो आपने 6ठी से 12वीं तक साइंस पढ़ा है वो नहीं पूछेगा, ग्रेजुएशन वाला साइंस नहीं होगा, करंट अफेयर्स वाला साइंस होगा। द क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड ऑन करंट अफेयर्स। और ये भी कहां पर दिया होगा? न्यूज, हिंदू, जनसत्ता। समझ में आया सबको ये चीज? इसके बाद चौथा पेपर जो आपका आता है, द फोर्थ एग्जाम इज योर एथिक्स पेपर। तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप लोग कि मैं करप्शन हटा दूंगा जी, मैं गरीबी हटा दूंगा, मैं अच्छे दिन ले आऊंगा, मैं 15-15 लाख रुपए डलवा दूंगा। तो देखते हैं क्या करते हो आप लोग आईएएस बनकर। एथिक्स एंड केस स्टडीज, तो 2 पेपर होंगे यहां पर भी। एक थ्योरी का पेपर होगा, ये सिचुएशन बेस्ड पेपर होगा, ये भी वही 250 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो 250 मार्क्स। दिस थ्योरी पेपर
would constitute generic questions, generic ethical questions. कैसे? वो पूछेगा व्हाट इज करप्शन, या कोई गांधी की कोट दे देगा, या पूछेगा एक आईएएस ऑफिसर की क्या क्वालिटीज हो सकती है। आप बताइए कि एक आईएएस ऑफिसर की क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। गिव मी 5 क्वालिटीज ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। यस, आईएएस ऑफिसर कैसा होना चाहिए? अब आप लोग मुझे बताएंगे कैसा होगा एक आईएएस ऑफिसर। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब हार्ड वर्किंग, चलो हार्ड वर्क ले लिया। और यस, वेरी गुड, ह्यूमैनिटी, ईमानदार, इंटेग्रिटी, यस वेरी गुड, ईमानदार, कंपैशनेट, एम्पैथेटिक। कंपैशनेट मतलब यू सी, अगर कोई गरीब औरत आई है उसके पास मदद मांगने, तो वो उसकी बात को समझे। वो गरीब है, वो पैसे नहीं दे सकती, वो बिल्कुल अपनी लाचार है, वो अपनी बात से नहीं बोल सकती, उसकी मदद करे। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कंपैशन। दूसरे के दुख को जानना, सहनशील, वेरी गुड, मतलब पेशेंस। पेशेंस भी बहुत जरूरी है एक आईएएस ऑफिसर में होगी, ये भी बहुत जरूरी है। और तो ये सारी क्वालिटीज एक आईएएस ऑफिसर में होनी चाहिए। इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए, इंटेलिजेंट तो होगा। अगर वो आईएएस का पेपर क्लियर करके गया है तो वो इंटेलिजेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो वो तो बात है ही है। तो 5 qualities of an IAS officer, let us say integrity, you said compassion or empathy, hard working की जगह आज स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए। शुड ही नॉट बी टेक फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी से इजीली अडॉप्ट कर ले वो, यस। ही शुड बी फ्लेक्सिबल इन हिज अप्रोच। तो दीज जेनेरिक क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड। देयर इज नथिंग एज सच कि आपको कोई सिलेबस तैयार करना है एथिक्स का। Ethics is a very generic paper. Ethics is a paper of common sense. You see, UPSC as a whole is common sense. UPSC पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से कॉमन सेंस में बेस्ड है, लेकिन एथिक्स का पेपर इज द मोस्ट कॉमन सेंसिकल। रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जाम्पल आपको कोट करने को बोल देगा कि मुझे कोई 2 ऐसी सिचुएशन बताएं जहां पर आपने किसी गरीब की मदद करी हो, या जहां पर आपको काम करके कुछ अच्छा लगा हो। You felt good after doing this. This is how he will ask you questions in the ethics paper. The next part is the case study. Case study में वो आपको situation based questions दे देगा। Situation क्या? You will be given an ethical dilemma. आपको एक असमंजस में डाल देगा वो कि यार क्या ऐसा होना चाहिए और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं। आप कौन है? एक कंपनी में मैनेजर है मान लीजिए, और आपकी कंपनी कोई रॉ मटेरियल खरीद रही है। आपको रॉ मटेरियल वाला जो बंदा है वो आपको रिश्वत दे रहा है, रिश्वत देकर अपना सैंपल पास करवाना चाहता है। अगर वो सैंपल पास हो गया तो उससे यूसी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयां बनाने की कंपनी है। अगर वो सैंपल आपको मिल जाता है तो अगर वो हल्का सैंपल, घटिया सैंपल अगर आप पास कर देते हैं, इफ यू पास दैट इंफीरियर क्वालिटी सैंपल, व्हाट वुड हैपन? इट इज द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल इज एट स्टेक। बहुत सारे लोगों की जिंदगी जोखिम में आ जाएगी, जान जा सकती है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, आपकी लेटर से आपके किसी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर को कैंसर है, कैंसर की बीमारी है, और उसके इलाज के लिए आपको 20 लाख रुपए लगेंगे। कीमोथेरेपी आपने बहुत महंगा उसका इलाज करवाना है आपने, या रेयर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है आपके किसी भी आपके फैमिली मेंबर को जिसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ईमानदारी बरतें और रिश्वत ना लें, और उससे आप लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा लें। आप अपनी कंपनी के सामान में मिलावट ना होने दें। यू रेजिस्ट करप्शन एंड यू डू नॉट पास द इंफीरियर सैंपल्स. You do not get lured by the money or corruption given to you, the corrupt money given to you, the black money given to you. Or you have another option, you save your wife, you save your child, you take that bribe of 20 lakhs and you know, और दुनिया जाए भाड़ में। So देखो, ethical और moral dilemma तो है। एक और moral dilemma है, आप एक IAS ऑफिसर हैं, you are an IAS ऑफिसर।
एक स्कूल है, यहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन उसके पास ही एक गुरुद्वारा, एक टेंपल है या फिर एक मॉस्क है जिसमें बहुत जोर से आजान की आवाज आ रही है, आजान किया, जगराता हो रहा है रातों रात, तो बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा उस कॉलोनी के, उसके आसपास के, तो दैट लाउड स्पीकर फॉर दैट रिलीजियस प्लेस इज ट्रबलिंग यू पीपल। तो अगेन यू हैव एन एथिकल डायलेमा, मॉरल डायलेमा, कि मैं भगवान की पूजा बंद करवाऊं या फिर मैं बच्चों की पढ़ाई बंद करवाऊं। तो अगेन यू हैव टू बैलेंस दी इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल। आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ पर हिंदुओं को भी, मस्जिद को भी, मुसलमान को भी, गुरुद्वारे को भी, चर्च को भी और बच्चों के स्कूल को भी। हाँ, आप बच्चों के स्कूल को भी प्राथमिकता दे सकते हैं, बट आप उस चीज को जस्टिफाई करें अपने आंसर में, जस्टिफाई दैट थिंग इन योर आंसर, एंड दैट विल व्हाट मेक यू एन आईएएस ऑफिसर। So these are case studies, are the real life situations which you will get after becoming an IAS officer. That how would you react to those situations? आजान से एक शेर याद आया है, तो अर्ज किया है कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुम जो आते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, क्या तुम्हें मालूम है कितनों की कज़ा होती है। अजान, अजान क्या होती है? अजान इज अ कॉल गिवन बाय अ मुस्लिम क्लेरिक ऑफ द मॉस्क फॉर द पीपल ऑफ दैट एरिया टू कम एंड प्रे टू गॉड, कि आओ आकर मस्जिद में नमाज अदा करें। आजान की बात। सो मूविंग फर्दर, यहां तक किसी को डाउट? या थैंक यू सो मच। ऑलराइट, या लाउड स्पीकर स्लो करवा देंगे। यार आप लोग तो दाद भी नहीं, इतना अच्छा मैंने शेर सुनाया है और याद करके आया था मैं आप लोग। देखो आप लोगों के लिए ही आया हूं आज, नहा धोकर, कपड़े पहनकर, टाई लगाकर। इतनी टेंशन कौन लेता है, इतना आशिकाना मौसम है, शेर याद करके आए तो दाद तो दीजिए कम से कम। और इन अ लाइटर सेंस लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, आगे चलते हैं। एथिक्स के बाद ये तो था आपका जर्नल स्टडीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो जर्नल स्टडीज, इसके बाद यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने एक ऑप्शनल को इंट्रोड्यूस किया है। सो यार राइट इट डाउन फॉर यू। So this is GS3, GS4, यहां पर इकोनॉमी, यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट, यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी। ये चार चीजें आ गई। GS4 में आपका क्या आएगा? एथिक्स एंड केस स्टडीज। नाउ दीज आर ऑल 250 मार्क्स, तो मतलब 250 इंटू 4 1000 मार्क्स के जो हैं आपके पेपर है। उसके बाद देयर इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स, आपको एक ऑप्शनल्स की लिस्ट मिलेगी, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। उसके दो पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर 1 250 मार्क्स, सेम पैटर्न, ऑप्शनल पेपर 2 250 मार्क्स। तो दिस totally concludes your 500 marks. So 250 marks का essay plus 1000 plus 500. This constitutes your 1750 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होता है। ऑप्शनल, देखो एक अच्छा ऑप्शनल क्या होता है, आई विल टेल यू। बहुत सारे ऑप्शनल हैं, इंग्लिश लिटरेचर है, पंजाबी लिटरेचर है, कन्नड़ लिटरेचर है, देन यू हैव द आर्ट्स सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड ऑल दोस सब्जेक्ट्स। देन यू आल्सो हैव सम ट्रेडिशनल साइंस सब्जेक्ट्स, आप साइंस के सब्जेक्ट्स में भी ऑप्शनल ले सकते हैं, लैंग्वेज लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल ले सकते हैं। सो देयर आर फेयरली अ लॉट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इफ यू हैव स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर एरिया, you can take that, I have no issues, but UPSC creates a level playing field in a sense कि choose that optional। और शुक्रिया विकास जी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, शायद मैं इतनी तारीफ का काबिल भी नहीं हूं। थैंक यू सो मच।
आप मेरे शेर से बाहर निकलें। और एक अच्छा ऑप्शनल क्या होता है, ये आइए मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, एक अच्छा ऑप्शनल वो होता है जो सबसे पहले तो जिससे सिलेक्शन हो। देखो, यूपीएससी कुछ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फेल कर रही है आजकल। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वंस अ वेरी वेरी गुड ऑप्शनल। क्यों? बिकॉज बहुत बच्चे लेते थे और जीएस से बहुत ज्यादा ओवरलैप होता था, सारा पॉलिटी और आ जाता था उसमें, गवर्नेंस वगैरह। लेकिन आज जो है, क्योंकि हजारों बच्चे, लाखों बच्चे पब एड से पेपर दे रहे हैं, तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई भी आंसर आम आंसर है, कोई बहुत अच्छा आंसर उसमें नहीं बन पा रहा है। तो स्ट्रिक्टनेस इंक्रीज हो जाएगी कि यार इतनी अच्छी बात तो उसने भी लिख दी, इतनी बात तो उसने भी लिख दी। हेंस उसकी पॉपुलैरिटी के कारण उससे सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। जहां पर बाकी ऑप्शनल को 300-300 नंबर आ रहे हैं 500 में से, पब एड वाले के सिर्फ 200-250 नंबर आ रहे हैं। तो 50 मार्क्स का डिफरेंस वो यहीं पर आ जाता है। अ गुड ऑप्शनल इज विच गिव्स यू एटलीस्ट 300 प्लस स्कोर। 300 नंबर के आसपास स्कोर आपका आना चाहिए, बहुत अच्छा ऑप्शनल वो बन जाता है। तीसरी चीज, जीएस से ओवरलैपिंग, सामान्य अध्ययन से ओवरलैपिंग। देखो, जर्नल स्टडीज से जो आपका ऑप्शनल ओवरलैप करेगा ना, उसका बेनिफिट क्या है? अगर आप जीएस पढ़ेंगे तो आपके ऑप्शनल की तैयारी हो रही है, अगर आप ऑप्शनल पढ़ेंगे तो आपके जीएस की तैयारी हो रही है। चौथी चीज आई वुड से कि ऑप्शनल में क्रैमिंग कम हो और ऑप्शनल डायनामिक ज्यादा हो। इन अदर वर्ड्स, ऑप्शनल में अगर बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपको वैसे भी आपको रोज अखबार पढ़ना है और वैसे भी आपको जीएस के लिए अखबार पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर वही अखबार अगर मैं आपको ऑप्शनल के लिए पढ़ा दूं तो कितना अच्छा होगा। सेम, तो इट शुड ओवरलैप विद जीएस, एनी ऑप्शनल। वो आपको वहां पर अगर हेल्प कर रहा है, प्रीलिम्स में, मेंस में, एसए में, अगर एसए में कोई ऑप्शनल की चीजें आ रही हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शनल है। सोशल इश्यूज अगर उस ऑप्शनल में है, पॉलिटिकल इश्यूज अगर उस ऑप्शनल में है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस उस ऑप्शनल में है, आईआर अगर उस ऑप्शनल में है, तो मैं ये बोलता हूं कि वो बहुत अच्छा ऑप्शनल है। अभी मैं किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल की बात नहीं करूंगा, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाता हूं। आप ये बोल सकते हैं मैं तो अपने ऑप्शनल की तारीफ करूंगा। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाता हूं, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल में कभी भी अपने बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं करता। क्यों? बहुत बड़ा है, मुगल डायनास्टी में या मेडिवल पीरियड में ही आप फंस जाएंगे, इतना ज्यादा कहां से रटेंगे? नो, दैट इज नॉट नीडेड। तो एक ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए, मेहनत कम से कम। फिर एक ऑप्शनल का एक अच्छा टीचर अवेलेबल होना चाहिए, उसका स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है। देखो, कहते हैं ना, यूं तो दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, यूं तो दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, अंदाजे बयां ही बात को बदल देता है। तो एक अच्छा टीचर आपके एक बोरिंग सब्जेक्ट को भी अच्छा बना सकता है, और एक बोरिंग टीचर एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट को भी बुरा बना सकता है। एक अच्छा टीचर एक बहुत ही बुरा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में सबको नींद आती है, लेकिन जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं ना तो लोग बोलते हैं कि सर मजा आ गया। मतलब ऐसा होता है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट यूजुअली दिस इज अ ट्रेंड दैट आई मेक माय सब्जेक्ट वेरी एंजॉयबल। जब तक उसमें मजा नहीं आए ना कोई काम करने में, वो काम करना ही नहीं चाहिए। वो काम कभी अच्छा ही नहीं होता अगर उसको अधूरे दिल से करो। तो यार ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं, अंदाजे बयां ही बात को बदल देता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर वो सब्जेक्ट हम मजे से पढ़ें, अगर वो सब्जेक्ट को हम समझ कर पढ़ें, रट कर ना पढ़ें, अगर हम हिस्ट्री को एक कहानी की तरह पढ़ें, और अगर हम हिस्ट्री को फील करके पढ़ें, जब भगत सिंह आए, जब अशफाकुल्लाह खान आए, जब राम प्रसाद बिस्मिल की बात आए, तो आपका टीचर क्या बोलना चाहिए? आपके टीचर को वो पंक्तियां जाहिर करनी चाहिए आपको। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, एक दूजे से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, मैं जिसे भी देखता हूं चुप तेरी महफिल में है,
ऐ शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा है कातिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अगर आपके हिस्ट्री का टीचर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब आपको भगत सिंह की शहादत के बारे में कुछ सुनाए, जब आपको यह कहे कि राम प्रसाद बिस्मिल 100 बार अपनी मातृभूमि पर इसलिए जान न्यौछावर करना चाहते थे ताकि वो 100 बार अपनी इसी मातृभूमि पर फिर से जन्म ले सके, अगर आपका टीचर आपके सब्जेक्ट से आपको इतना हद तक इश्क करा दे तो वो सब्जेक्ट बहुत खास बन जाता है. That subject comes closer to your heart. Yes, you start enjoying and living that subject. So what I would say is that it matters a lot that you have a good teacher, you have some concise good study material. मेरे पॉलिटिकल साइंस में 25 या 30 किताबें आती हैं. There are 25 to 30 books in my political science option, but I prescribe only my class notes and nothing else. Because अगर 25 किताबें पढ़ने मेरे बच्चे बैठेंगे तो 5 साल लग जाएंगे उनको तैयारी करने में. पूरा एमफिल तक की किताबें हैं वो. नो, मेरे सिर्फ उनको क्लास नोट्स पढ़ने हैं और यही हर सब्जेक्ट के टीचर का मकसद होना चाहिए. सो ऑप्शनल पेपर, उसके बाद आपकी इंटरव्यूज. जब आप इंटरव्यूज दे देते हैं तो क्या होता है, जब आप इंटरव्यूज क्लियर कर लेते हैं तो क्या होगा. यस, जब आप इंटरव्यू दे देते हैं, जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो क्या होगा बताइए. यस, तब आप आईएएस बन जाते हैं. और जब आप आईएएस बनते हैं तब क्या होता है, लंबासना से टिकट आता है. एक और चीज भी आती है विकास, जब आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके लिए रिश्ते आते हैं. यस, आपके लिए बहुत सारे रिश्ते हैं. आपकी शादी हो जाए, उम्दा रिश्ते हैं, आपकी मनपसंद के रिश्ते हैं. तो किसी को मेरे सेमिनार में कोई डाउट, किसी को आईएएस की तैयारी के रिलेटेड कोई भी डाउट, इज देयर एनी डाउट गाइस? आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट. अगले सेमिनार में जो जो चीजें आप मुझसे टच में रहें, 8278276543 जो हमारा नंबर है इंस्टीट्यूट का. आई एम शुभम अग्रवाल एंड आप लोग हमसे टच में रहें. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ. आप मुझसे जितनी मर्जी वार्तालाप कर सकते हैं. यू कैन आस्क एनी डाउट इफ यू फील. आई एम ऑलवेज हियर. I will explain everything in Hindi or English, whatever language you say. French, Hindi, English, Punjabi, I know all the languages, all these languages. So please go ahead. Sir, I have a question for optional, sir. Okay, Asif, tell me. Sir, can you suggest some particular subjects for optional? Can you choose? Sorry. Can you suggest, sir? Can you suggest some optional subject? Okay, for that, see, Asif, optional is a personal choice. Why don't you call me after this seminar? Call me on this number. I'll be helping you. तो यहां पर क्योंकि आपके कुछ, see, this is a personal doubt, right? This will not help. Criteria I have told you कि देखो पब्लिक से सिलेक्शन नहीं होता. You should never choose that. It is a very lengthy, very awkward subject. Selection जिससे हो रहा है वो लीजिए. 300 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए. सी द ट्रेंड, सी द पास्ट ट्रेंड. जीएस के साथ ओवरलैपिंग होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, करंट अफेयर्स बेस्ड होना चाहिए, एसए में हेल्प करे, टीचर अच्छा हो, स्टडी मटेरियल हो आपके पास. ये सब क्राइटेरियाज अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी एक फैक्टर आता है. Yes, sir. मान लीजिए आप बोलते हैं आसिफ की सर मुझे तो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, साहित्य में, इतिहास में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. लेकिन आसिफ अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे ना, जर्नल स्टडीज की हिस्ट्री ही इतनी लंबी है और ऑप्शनल की तो कितनी ज्यादा लंबी हो जाएगी. Sir, it was my opinion also, sir, that I will choose history for optional because it is also overlapping with the GS first. So I was thinking हम about it. इसके बारे में आसिफ सिर्फ ये सवाल छोड़कर कोई और सवाल आपका बच्चे,
इस पर तो मैं आपको खुद पर्सनली बता दूंगा। और बताइए कोई और सवाल? अभी 2 साल है आपके पास, मैं आपको हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं खुद हिस्ट्री का टीचर हूं, आई वुड नॉट सजेस्ट इट। मेरा ये पर्सनल सोचना ओके है, सर, ओके सर। मैं खुद सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इंस्टीट्यूट को पैसे दोगे, विद्यापीठ आईएएस में फीस जमा कराओगे, मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री भी, बट आई डू नॉट सजेस्ट इट। दिस इज माय पर्सनल हम्बल व्यू। बाकी इट इज अप टू यू, द एंड। देखो जनता ही जनार्दन है, आप लोगों को चॉइस करनी है। तो किसी और बच्चे को कोई डाउट? ओके विकास, आपका भी जो डाउट है बच्चे, वो भी मैं आप बोल रहे हैं हिंदी साहित्य। देखो ये पर्सनल चॉइस है, मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं कुछ डायनामिक सब्जेक्ट रेकमेंड करता हूं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, जैसे सोशियोलॉजी। इन सब्जेक्ट्स में क्या है, आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाता है। सोशियोलॉजी मतलब सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल साइंस सारा जीएस को कवर करेगा। 250 नंबर का पॉलिटिकल साइंस तो आपको यही ओवरलैप हो जाएगा। फिर ऐसे आपका सारा 250 मार्क्स कवर होता है, सोशियोलॉजी से भी पॉलिटिकल साइंस से भी। सोशियोलॉजी आपका यहां पर भी काम आएगा, सोशल इश्यूज आपको पॉलिटिक्स में भी करना है, पॉलिटिकल साइंस में भी करना है। तो उस तरह से मैं एक सब्जेक्ट को अच्छा ऑप्शनल मानता हूं। मेरा कोई अभी कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग अनडिसाइडेड हैं, अभी आई कैन नॉट, बट दिस इज माय हम्बल जेनेरिक न्यूट्रल व्यू। फाइन। अच्छा सर, हेलो हेलो सर। बताइए। हाँ सर, हम कह रहे थे जैसे कहते हैं कि 6 से 12 तक जो है एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो क्या सर हम लोग जैसे इसको छोड़कर अगर बेसिक जैसे बुक्स हैं, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, इसको पढ़ सकते हैं सर? तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि अगर एनसीईआरटी को कवर न किया जाए तो? नहीं, एनसीईआरटी कर लीजिए ना। एनसीईआरटी करने में हर्ज क्या है आपको? एनसीईआरटी 50 किताबें हैं जो आपको पढ़नी है, वो अगर एक एक किताब को भी रोज उठाएं तो 50 दिन में पूरी हो जाती है। एक दिन से ज्यादा नहीं लगता एक एनसीईआरटी को, सिवाय ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को। और वो हर सब्जेक्ट टीचर आपको बताएगा। ज्योग्राफी वाला नई एनसीईआरटी मांगता है, हिस्ट्री वाला ओल्ड एनसीईआरटी मांगता है, पॉलिटी वाला एक ही एनसीईआरटी मांगता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क योगेंद्र यादव। तो बच्चे वो हर टीचर आपको, देखो ऐसा मत उसको एनसीईआरटी को ऐसा मत पढ़ें कि 6ठी से 12वीं तक की सब खरीद लाएं और 100 किताबें पूरी कर लें। नो, रीड देम सब्जेक्ट वाइज, तब आपको जल्दी रहेंगी और इजी रहेंगी, तब आपको फायदा देंगी। अगर शुरू से टारगेट बना देंगे 6ठी से 8वीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हिस्ट्री की एनसीईआरटी मतलब हिस्ट्री की पढ़ो, ज्योग्राफी की मतलब ज्योग्राफी की पढ़ो। रीड देम सब्जेक्ट वाइज, नॉट क्लास वाइज। Sir, here I will interrupt you, sir. That is how to read, sir, NCERTs, because you suggest that there are around 50 subjects of NCERT. देखो वही मैं कह रहा हूं आसिफ। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, हिस्ट्री के लिए आई प्रिस्क्राइब ओल्ड एनसीईआरटीज, आई डोंट Yes, sir. प्रिस्क्राइब न्यू एनसीईआरटीज। Yes, sir. Similarly for geography I would prescribe new NCERTs 6 to 12th, but the main NCERTs of geography are 9th, 10th, 11th, 12th। ये 4 क्लासेस की ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटीज हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन जो 6ठी से लेकर 8वीं तक की हैं, कुछ कुछ कंसेप्ट उनमें भी हैं। तो आपको एक बार ऐसे पढ़ना है कि मान लीजिए ये आप पढ़ रहे हैं 10th की इंडिया की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 10th की इंडिया या 11th की आप एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल की पढ़ रहे हैं, इंडिया फिजिकल एंड इंडिया पॉलिटिकल की, इंडिया एंड इट्स कंट्री, ठीक है। तो वो 11th की एनसीईआरटी में आप इसको बेस बनाएंगे, प्लस जो बाकी सारी चीजें हैं जो जो इनमें आ रही हैं उनको इसमें आप उठाकर डाल देंगे। चाहे तो नोट्स बना लें, चाहे एक पर्ची बनाएं कि 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की जो एनसीईआरटी है उसमें से कुछ मेरा रह ना जाए, वो मैं सारा इसके साथ कोलैबोरेट कर लूं, ताकि प्रीलिम से पहले जब मैं रिवाइज करूं तो मुझे ये सब एनसीईआरटीज ना रिवाइज करनी पड़े। मैं सिर्फ एक किताब उठाऊं 11वीं की, उसमें मेरा सारा का सारा समरी दी हुई हो, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की सारी समरीज उसमें सम्मिलित हों और वो सेम होंगी। तभी मैं कह रहा हूं एनसीईआरटीज में टाइम नहीं लगता। एनसीईआरटीज विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। एनसीईआरटीज विल ओनली हेल्प यू कंसोलिडेट। हर क्लास में हर लेवल की चीज पढ़ाई जाती है, समझ में आ रहे हो? तो हैव यू अंडरस्टूड दिस आसिफ?
Yes, sir. Yes, sir. It is understood. आसिफ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. इज योर सिग्नल ओके? Yes, Yeah, sir. We please. study all the books. या प्लीज कम अगेन आसिफ, बताइए. Sir, it is understood for me. Sir, one question I will ask you again. That is, sir, like how to make notes of NCERT. Like if I study history NCERT of 11th and 12th, it is very long book, sir. So how Okay. to I will like Let me accommodate help all you the with this. points in Wait, I understood your question. Let me help you with this. I'll go with geography. मैं geography में आपने एक टॉपिक पढ़ा 11th के एनसीईआरटी में, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन. Yes, sir. नाउ इट सेज दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए. इतने डिग्री मान लीजिए टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी उसकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो इक्वेटर से दूर मतलब उसको कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, देयर शुड बी लो प्रेशर. ये सब चीजें ये मान लीजिए 11th क्लास के एनसीईआरटी में दी. अब 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ये दे रही है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां कहां आते हैं. ये आ गया तुम्हारा अरेबियन सी, ये आ गया तुम्हारा बंगाल की खाड़ी, दैट इज बे ऑफ बंगाल. वो बोल रहा है कि यहां पर 80% साइक्लोन्स आएंगे, यहां पर 20% साइक्लोन्स आएंगे. ये चीज तुमने यहां से उठानी है, ये चीज तुमने यहां से उठानी है. ये 7वीं में दिया होगा, ये 11वीं में दिया होगा. मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको ये भी चीज पूछ सकता है यूपीएससी, ये भी चीज पूछ सकता है यूपीएससी. तो आपको दोनों की जरूरत है. आप क्या करें, अब क्या करें, ये क्योंकि छोटी क्लास है तो छोटी बुक होगी. एक नोट बनाएं, एक पर्ची बनाएं, पर्ची पर ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम बना दें और ये पॉइंट्स लिख लें. और उसके बाद ये बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा का सारा यहां पर जो ये पेज होगा इसके साथ ये पर्ची अटैच कर दें, ट्रॉपिकल. तो जब आप पढ़ेंगे 11th की बुक तो ये तो आप पढ़ेंगे, साथ में ये चीज भी पढ़ लेंगे. इससे आपका दोनों कवर हो जाएगा. और जो जो चीजें कॉमन है, मान लो इसमें भी एक चीज दी हुई है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए, ओशन इतना होना चाहिए. ये चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो इस तरह से आसिफ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क. You don't have to do hard work. Who does more hard work? Bill Gates और रिक्शा पुलर? क्या एक रिक्शा चलाने वाला हार्ड वर्क ज्यादा करता है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफे या बिल गेट्स करता है या एलन मस्क करता है? कौन करता है सबसे ज्यादा हार्ड वर्क? आई थिंक रिक्शा पुलर डज मोर हार्ड वर्क देन दोज पीपल, बट दे डू मोर स्मार्ट वर्क. अंबानी या दानी और वो लोग ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं. एक रिक्शा चलाने वाला बेचारा मजदूर जो है वो ज्यादा हार्ड वर्क करता है, वो ज्यादा खटता है उनसे. लेकिन वो लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बहुत बड़े काम को बहुत आसान बना देते हैं, छोटा बना देते हैं. आपको भी वही स्मार्ट वर्क यहां पर करना है. और बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े. मैं बोलता हूं भैया, क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ टाइम. अगर आप लोगों ने जो टाइम जो है आपका, अगर वो एक बुक के आगे आप 10 घंटे बैठे रहे, 15 घंटे बैठे रहे, लेकिन आप उसमें से कुछ निकाल नहीं पा रहे, आप उसमें से कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है. बट इफ यू आर सिटिंग डेडिकेटेडली फॉर 2 hours to 3 hours विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, 3 घंटे आप बिना किसी मोबाइल, बिना कुछ इंटरप्शन के आप पढ़ रहे हैं लगातार और आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, those 3 hours are much more beneficial than those 15 hours या 10 hours. तो क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर्स, क्वांटिटी ऑफ टाइम डज नॉट मैटर. और जो कोई भी आप लेवल पर हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 18 साल, 19 साल, 20 साल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो. कल से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए. मेरे साथ कोई आपको कुछ बात करनी हो, ये नंबर है,
8278276543। मैं हमेशा हर एस्पिरेंट की हेल्प करता हूं। देखो आई एम ओवर बर्डनड, तब शायद कई बार इग्नोर हो जाता है कोई मैसेज वगैरह, बट अदरवाइज आई ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। फाइन, एनी अदर डाउट गाइस? क्या कोई और बात पूछना चाहते हैं? चलिए तो फिर गाइस, आई थिंक आप लोगों के डाउट सारे पूरे हो गए हैं। क्या इस सेशन को हम वो करें, मतलब आई मीन टू से हम एंड करें आज के सेशन को, फिर हम फिर मिलते रहेंगे। आई विल होल्ड अ लॉट ऑफ सेशंस विद यू। बहुत सारे लाइव सेशंस मैं आपके साथ लूंगा जिनमें मैं आप लोगों की बातें करूंगा। फाइन, अभी के लिए आप Yes, sir. Sir, one thing, sir, can you provide this record on YouTube channel? हाँ, ये रिकॉर्डिंग मैं YouTube पर जरूर डाल दूंगा, लेकिन आप Okay, आपसे sir. एक मेरी दरख्वास्त है कि आप हमें रिव्यूज दें अच्छे अच्छे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, और ये सेमिनार आपको जैसा लगा आप प्लीज हमें बताएं कि सेमिनार अच्छा था, बुरा था, बढ़िया नहीं था, या बहुत मजेदार था, मेरे शेयर आपको पसंद नहीं आए, या व्हाटसोएवर। काइंडली डू इन्फॉर्म अस, बिकॉज ये मेरी नौकरी का सवाल है। फाइन, थैंक यू, थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Asif. Thank you Chitransh. Thank you Varun. Thank you Vikas. Thank you Mohit. Yeah, thank you everyone. Thank you Khushi. Thank you everyone. ये recording मैं आपको दे दूंगा. I'll give you the recording. Thank you so much.